हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए हम आज क्षितिज में आखिरी चट्टान के अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था कि लेखक असमंजस की स्थिति में है कि वह उसके सामने दो में से किसी एक स्थिति को चुनना था। एक तरफ थी कन्याकुमारी का सूर्यास्त और समुद्र तट और वहां की रेत के अद्भुत सौंदर्य का दृश्य, और दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे गए कागज को शायद अब भी वह सेवाय होटल में एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उसकी हांसियों में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता हो। उलझन में पड़ गया कि या तो कन्नौर वापस लौटूं या फिर यहाँ समुद्र के तट पर अद्भुत सौंदर्य को देखता रहूं। कुछ देर में एक गीत सा स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर के रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारों को संबोधित करते हुए वह गीत गाया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ अंधेरा घेरा गया और सुरमई रंग हो गया। सुरमई का जैसा रंग अर्थात कजरारा रंग हो गया, और वो रंगी हुई वह आवाज मन की गहराई के किसी कोमल रोम को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहां से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया मेरे दिमाग में चल रहा था, और वह दिमाग के किसी कोने में अटका सा जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था कि कितने बजे यहाँ से कन्नौर तक पहुंच सकता हूँ। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ साथ टाइम टेबल के शब्दांश जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15 पर, दूसरी बस 8:35, तीसरी थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन से केवल वही शब्दों की चरखी चलती रह गई, हिंसों की चरखी चलती रह गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जी देना, अपनी फॉर्म भरना और बैठकर आपस में बहस करना। वे खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे छोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था कि इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर के उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। यानी सीपी किसे कहते हैं? मछली के अंडे का जो कवक होता है, मछली का लार्वा जिसके अंदर कैल्शियम के एक कवक के अंदर इस तरीके का बंद रहता है, उसको सीपी कहते हैं। थोड़ा उसको, उसके अंदर जो लार्वा सूखा हुआ था उसको गुद्दा जो था उसको खा गए। सीपिया खाया करते। पानी और आकाश में तरह तरह का रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरकर स्याह चट्टानों की चोट से सूर्योदय हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर सरकारी गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। तो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। ये लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोकुलर से यानी सूक्ष्मदर्शी से सूर्य दर्शन कर रहे थे।
मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़ल काक, ये जलीय जीव होता है, पक्षी होता है, हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेकारी की समस्या और सूर्य उदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग बेखबर वे लोग वो कड़ल काक वहां तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेखक कहते हैं कि मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लौटेंगे, यानी जब वापस आएंगे तो नाव को घाट की तरफ घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाहा उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं था। बहुत कहने पर मल्लाहा किसी तरह से राजी हो गया और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर, विवेकानंद चट्टान क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी ने वहां उस चट्टान पर बैठ करके और बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उस चट्टान को, यानी समाधि ली थी, इसलिए उस चट्टान को विवेकानंद चट्टान कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूम करके लहरों के थपेड़े खाती हुई उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता है कि नीचे आने तक जरूर पलट जाएगी। और फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट युवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने इस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला रह गया है, यानी जल्दी हम किनारे पर पहुंच जाएं, क्योंकि तूफान में लहरों में नाव फंस गई है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था, भौरा, यानी घूम घूम करके वहीं वापस आ जाना। तो एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्ला उसे संभाल पाते, मैं फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर के घूम गई। मुझे कुछ क्षण के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवाय कुछ किसी चीज की याद नहीं रहा, किसी चीज का ध्यान नहीं रहा। मेरी चेतना नष्ट हो चुकी थी। चेतना हुई, यानी होश जब आया, तब भंवर में 3-4 चक्कर खाने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। और यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से हुआ, मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर जाने पर ग्रेजुएट युवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी के साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। और वह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। यानी जब हम वापस आए तो तब हमने ये ज्ञान पाया कि जिस रास्ते से हम वापस गए, जिस रास्ते से वहां गए थे, उसी रास्ते से वापस नाव को लेकर के आए हैं। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था कि कन्नौर जाने के लिए कितने बजे बस चलेगी। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी बस इतने बजे, 5वीं बस इतने बजे। उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कन्नौर लौट गया। वहां जाकर अपने लिखे हुए कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। तो
जितने भी वो 10-20-50 कागज छोड़ करके आया था, उन सारे कागजों को उस वहां के चौकीदार ने अपनी रफ कार्य करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए डायरी नुमा बना लिया था। कागजों पर लिखाई एक की तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह काफी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यानी अब प्रश्न बन जाता है कि कनानौर लौटकर लेखक को निराशा क्यों हुई। और प्रश्न दूसरा यह भी बनता है कि कनानौर के होटल में चौकीदार को निराशा क्यों हुई। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अद्भुत हैं। चौकीदार को तो इसलिए निराशा हुई क्योंकि उसका हिसाब किताब उस पर लिखा गया था, वो उसको देना पड़ रहा है कागज, और वह इसलिए निराश हो गया कि पता नहीं कागज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिले भी तो वह उस कागज की लिखावट उस दूसरी तरफ लिख रहा था चौकीदार। तो ये डिटेल में मैं आपको पीडीएफ में इसका उत्तर भेज रहा हूं। तो इस प्रकार से यह आपका अध्याय समाप्त होता है। आज के गृह कार्य के लिए देखिए, प्रश्न बनता है कन्याकुमारी में किन 3 विवेकानंद ने कहा समाधि लगाई थी। विवेकानंद ने कहा समाधि लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कनानौर के लेखक होटल में लेखक क्या भूल आया था। यह है आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इंतजार लेते हैं।